अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। हबीबुल्लाह वसीर साहब की ये बुक है, पार्ट 1 इसका है और चैप्टर 5 हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहले 4 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 1 और 2 में थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डिस्कस करेंगे। तो आज चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट भी आप तक पहुंचती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सप्लाई के लिए एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये डिमांड के टोटली अपोजिट चैप्टर है। ठीक है, जो चैप्टर 4 हमने पढ़ा है ना डिमांड वाला, वो बिल्कुल डिफरेंट है और उसको अगर उलट कर देना तो वो सप्लाई वाला चैप्टर बन जाता है। ठीक है, अब वो किस तरह वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो सप्लाई का मीनिंग आपने देखना है कि सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइस। ठीक है, कि वो क्वांटिटीज़ वो कमोडिटीज़ जो हम डिफरेंट प्राइसेस पे सेल करते हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उसको हम कहते हैं सप्लाई। प्रोफेसर मायर्स ने बेसिकली इसको डिफाइन कर दिया है कि सप्लाई इज़ शेड्यूल ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड दैट वुड बी ऑफर्ड फॉर सेल एट ऑल पॉसिबल प्राइस एट एनी टाइम। ठीक है, कि सप्लाई एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं। ठीक है, ऑल पॉसिबल प्राइसेस पे, जितनी भी प्राइसेस बेसिकली हम चार्ज कर लें, लेकिन स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी हो सकता है और उसमें चेंजेबल टाइम पीरियड भी हो सकता है, जिसमें एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है और एक साल या महीना भी हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि डिमांड का बेसिकली डायरेक्ट रिलेशनशिप था, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप था प्राइस के साथ, कि जैसे प्राइस बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है और जैसे ही प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन सप्लाई का प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, कि जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। मैंने आपसे कहा था ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में कि डिमांड को उलट कर दें तो हमारे पास सप्लाई का चैप्टर बनता है। अब डिमांड को माइंड में रखिए कि डिमांड में हमने पढ़ा था कि प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन सप्लाई में हम कह रहे हैं प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी। लॉजिक क्या है? लॉजिक बेसिकली ये है कि जब हमारे पास प्राइस बढ़ती है तो जो प्रोड्यूसर है, चीज़ें सेल करने वाला है, उसको पता है प्राइस बढ़ गई है तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उस ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में सप्लाई ज़्यादा कर देता है। तो ये बेसिक लॉजिक है। सप्लाई और प्राइस के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। अब सप्लाई और स्टॉक का जो आपस में इनमें डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। कि एक कॉमन मैन जो उनसे एक नॉर्मल इंसान जो है उसे पता है कि सप्लाई या स्टॉक सेम ही है। ठीक है, वो कहेगा, लेकिन जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है उसे पता होना चाहिए कि इसमें डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है कि स्टॉक बेसिकली वो क्वांटिटी होती है, इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल इन नियर। ठीक है, वो क्वांटिटी होती है जो हमारी किसी भी नज़दीक जो मार्केट होती है ना वहाँ पर अवेलेबल होती है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम उसको परचेज़ करते हैं और उसको आगे सेल कर देते हैं। हम वहाँ से ख़रीदते हैं और आगे सेल कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्टॉक होता है और स्टॉक हमेशा फिक्स्ड अमाउंट होती है और स्टॉक कभी भी इफेक्ट नहीं होता प्राइस से, विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस। तो स्टॉक हमारे पास ये होता है। लेकिन जो सप्लाई होता है वो बेसिकली क्या होता है? सप्लाई हमारे पास एक्चुअली ऑफर्ड फॉर सेल आउट द एग्जिस्टिंग स्टॉक, कि हमारे पास जो एक्चुअली प्रोडक्ट होता है ना और उसको हम स्टॉक में नहीं रखते बल्कि उसको हम सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब किसी भी शॉप पे चले जाएं, वहाँ पर जो भी पर्सन कोई सब्ज़ी सेल कर रहा होगा या फ्रूट सेल कर रहा होगा, ठीक है, तो वो सप्लाई कर रहा है। ठीक है, उस चीज़ को सप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर उसने वो चीज़ सेल नहीं की हुई, अंदर दुकान में साइड पर रखी हुई है और बाहर एक रेडी पे वो फ्रूट सेल कर रहा है, तो जो रेडी वाली चीज़ होगी वो उसकी सप्लाई होगी, जो अंदर एक शॉप के साइड पे उसने रखी होगा वो उसका स्टॉक होगा। इफ़ द कमोडिटी इज़ ड्यूरेबल एंड द प्राइस ऑफर्ड इज़ नॉट एक्सेबल अपार्ट विल बी इनटू स्टॉक। ठीक है, कि अगर हमारे पास कमोडिटी ड्यूरेबल है, ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्यूरेबल कमोडिटी क्या होती है और नॉन ड्यूरेबल क्या होती है। ड्यूरेबल कमोडिटी वो होती है जो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, जैसे कार, टीवी, ये सारी ड्यूरेबल है। जो नॉन ड्यूरेबल है वो बेसिकली वो होती हैं जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलती, शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, जैसे हमारे खाने पीने की चीज़ें हो गई। ठीक है, वो नॉन ड्यूरेबल होती हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, इसको इससे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इस टेबल में आप देखें तो प्राइस हमारे पास पहले 200 है, स्टॉक ऑफ व्हीट भी 200 है, लेकिन उसको उन्होंने सप्लाई नहीं किया, सप्लाई ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि अभी प्राइस ज़्यादा नहीं है। फिर प्राइस उन्होंने 400 की है, स्टॉक अगेन 200 है, सप्लाई फिर भी उन्होंने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि अभी हमारे पास प्राइस उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी हम चाह रहे हैं। फिर क्या हुआ? प्राइस 600 हो गई, स्टॉक 200 था, जिसमें से 50 उन्होंने 50 गंदम की बोरियां, वीट की जो भी थैले वगैरह हैं वो उन्होंने निकाल के बाहर रख दिया कि ठीक है 50 हम अभी बाहर रख देते हैं, प्राइस इतनी है कि नॉर्मल सी सेल हो जाएंगी। फिर जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई 800, 1000, 1200 होगी, इसी तरह उन्होंने क्या किया कि स्टॉक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारा ही निकाल लिया। ठीक है, एट द एंड आप देखिए प्राइस जब 1200 है, स्टॉक ऑफ वीट 200 था और सप्लाई ऑफ वीट भी 200 है, उन्होंने सारी चीज़ें सेल सप्लाई के लिए लगा दी हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ती है सप्लाई वैसे वैसे इंक्रीज़ होती है।
तो जी उसके बाद हमारे पास है इन केस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़ लाइक फ्रेश मिल्क। पेरिशेबल कमोडिटीज़ वो होती हैं बेसिकली जो हमारी कंजप्शन की होती हैं, ठीक है, जो जल्दी गल सड़ जाती हैं, ठीक है, जैसे फ्रूट्स हो गए, इसको हमने 1-2 दिन में यूज़ ना किया तो तीसरे दिन ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है, फ़िश, फ्रेश मिल्क वगैरह। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, द होल स्टॉक मस्ट बी सोल्ड इमीडिएटली अदरवाइज द कमोडिटी विल बी वेस्टेड। कि बेसिकली पेरिशेबल जो कमोडिटीज़ होती हैं ना उनको हम स्टॉक में नहीं रख सकते, उनको हमें डेली बेस पे सेल करना होता है। अगर हम उसको सेल नहीं करेंगे ना तो वो वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे फ़िश होगी, अगर फ़िश को 3 दिन आप मतलब स्टॉक में रख लेंगे तो चौथे दिन उसने एंड ही हो जाना है, ठीक है, उसके ख़राब हो जाना है। तो इसलिए आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकते। अब यहाँ पर उन्होंने एक टेबल में अगेन वही एग्जांपल दिया है कि अगर प्राइस ऑफ, अब पता नहीं ये फ़िश है या आइसक्रीम है, खैर जो भी है, ठीक है, प्राइस उसकी 40 थी, ठीक है, स्टॉक ऑफ मतलब जो आइस ब्लॉक्स है, सॉरी आइस ब्लॉक्स मतलब वो जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, ठीक है। अब आइस ब्लॉक्स प्राइस 40 थी, स्टॉक 100 का पड़ा था, उन्होंने सप्लाई भी 100 का कर दिया। जैसे ही प्राइस डाउन हुई है, स्टॉक उनके पास 100 का था, फिर भी उन्होंने सप्लाई 100 का कर दिया। क्यों? अब देखिए जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई हमारे पास सेम है। क्यों सेम है? पेरिशेबल कमोडिटी है। तो पेरिशेबल कमोडिटी का केस जब भी आएगा उसमें क्या होगा कि हमारी प्राइस चाहे कम भी होती जाए लेकिन हमारी सप्लाई सेम रहेगी। ये पेरिशेबल कमोडिटी का रूल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको सप्लाई नहीं करेंगे तो वो गल सड़ जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। उसके बाद रिजर्व प्राइस है। रिजर्व प्राइस क्या होती है? दिस इज़ द मिनिमम प्राइस बिलो विच अ सेलर डज नॉट वांट टू सेल एनी क्वांटिटी, ठीक है। ये वो प्राइस होती है रिज़र्व प्राइस जहाँ पर जो सेलर है ना वो चीज़ सेल नहीं करना चाहता, ठीक है। मतलब उसने एक प्राइस रखी है ना 100, लेकिन सम टाइम क्या होता है कोई भी कंज्यूमर जोन्स है वो उसे कहता है कि 100 नहीं मैं 80 या 70 दूंगा। अगर वो सेल नहीं करना चाह रहा लेकिन फिर भी उसे सेल करना पड़े तो वो रिज़र्व प्राइस में आएगा, ठीक है। मतलब उसका दिल नहीं है सेल करने पे लेकिन फिर भी अगर वो सेल कर देता है तो रिज़र्व प्राइस होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है तो यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन सेलिंग चेयर may consider with 500 as the minimum acceptable price, then 500 is the reserve price, ठीक है। मतलब एक पर्सन जो अपने माइंड में मिनिमम प्राइस रखता है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब वो जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि एक पर्सन है वो 100 कहता है कि मैंने ये फ्रूट 100 का सेल करना है, ठीक है। अगर 100 का नहीं होता तो मैं हद है 80 तक सेल करूँगा, हद है, ठीक है। तो वो जो 80 वाली उसने हद रखी है ना एक, उसको वो रिजर्व प्राइस कह रहा है, मतलब मिनिमम प्राइस, कम से कम प्राइस। दिस प्राइस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द कमोडिटी एंड सर्कमस्टांसिस। ये उस टाइम नेचर ऑफ द कमोडिटी पे डिपेंड करता है। क्या पता वो 80 के बजाय उस टाइम 50 भी ले ले अगर उसकी ज़्यादा ही वो चीज़ ख़राब हो रही है, ठीक है। तो ये रिजर्व प्राइस वो होती है जो मिनिमम प्राइस हम कहते हैं। रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड टू सप्लाई। ओके जी, ये कुछ रिलेशंस हैं, ये अब हम देख लेते हैं। सप्लाई डिपेंड्स अपॉन पीरियड ऑफ टाइम अंडर कंसिडरेशन। सप्लाई डिपेंड करती है टाइम पीरियड पर भी, किस तरह। अ पीरियड गेट्स लॉन्गर, सप्लाई बिकम इलास्टिक एंड सेलर फाइंड मोर टाइम टू इजीली एडजस्ट द न्यू प्राइस। कि बेसिकली जब टाइम पीरियड लॉन्गर होगा ना तो सप्लाई हमेशा इलास्टिक होगी, ठीक है। तो सेलर ज़्यादा टाइम ले लेगा कि ठीक है आने वाले टाइम में शायद प्राइस ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा मतलब टेंस नहीं होगा, वो उसमें लॉन्ग टर्म में प्राइस को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रिलेशन उन्होंने बता दिया है कि लॉन्ग टाइम पीरियड में जो सप्लाई है वो इलास्टिक होती है। मार्केट पीरियड सप्लाई रेफर टू वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है। मार्केट पीरियड सप्लाई शॉर्ट टर्म पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द डे टू डे मार्केट, दिस सप्लाई इज फिक्स्ड फॉर द डे टू डे मार्केट, ओके, एंड दिस सप्लाई इज फिक्स्ड फॉर पेरिशेबल गुड्स, ठीक है। डे टू डे मार्केट्स वो होती हैं जहाँ पर पेरिशेबल गुड्स मोस्टली होती हैं, ठीक है, जो जल्दी गल सड़ जाने वाली होती हैं। In case of durable goods, the market period supply can be increase or decrease only of the existing stock available. ड्यूरेबल गुड्स मैंने आपको बताया कि जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती हैं, कार्स वगैरह हो गए, टीवी हो गए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि वो बेसिकली सप्लाई जो है उसकी इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास स्टॉक अवेलेबल होता है और ये चीज़ें ख़राब तो होनी नहीं होती। सपोज ऑन अ पर्टिकुलर डे 50 ट्रक्स ऑफ बनाना हैव अराइव्ड इन लाहौर फ्रूट मार्केट, दिस इज़ द मार्केट पीरियड सप्लाई। ऑल द ट्रक्स लोड्स ऑफ बनाना मस्ट बी सोल्ड एज सुन एज पॉसिबल, दे गेट रॉटन, ठीक है। कि वो कहता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी एक दिन में 50 ट्रक्स बनाना के आए, ठीक है, लाहौर मार्केट में, तो वो मार्केट हमारे पास क्या कहलाएगी? मार्केट पीरियड सप्लाई कहलाएगा, ठीक है। वो जो टाइम पीरियड है वो मार्केट पीरियड सप्लाई कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम वो बनाना के जो ट्रक्स हैं उनको सोल नहीं करते, मतलब वो सेल नहीं होते, तो वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सिलसिले में हमें उसको लाजमी सेल आउट करना ही है। तो पेरिशेबल गुड्स मोस्टली कौन सी होती हैं? जो मार्केट पीरियड सप्लाई में आती हैं। शॉर्ट पीरियड सप्लाई रेफर टू सच पीरियड
ऑफ टाइम विच इज़ इनफ टू मेक एडजस्टमेंट बाय सेलर इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। इसमें बेसिकली जो सेलर है वो ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, मतलब प्राइस में चेंजिंग नहीं कर पाता, क्योंकि शॉर्ट पीरियड होता है, ठीक है। द टाइम अवेलेबल इज़ नॉट वेरी लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम मतलब टाइम लॉन्ग टर्म नहीं होता, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। सो द एडजस्टमेंट आर पॉसिबल ओनली विद इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ फर्म, ठीक है। तो जो हमारे पास एडजस्टमेंट है वो सिर्फ जो फर्म की प्रोडक्टिविटी है उस पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में हम ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। लॉन्ग टाइम पीरियड, जाहिर सी बात है, लॉन्ग टाइम पीरियड रेफर टू सच टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच ऑल नेसेसरी चेंज कैन बी ब्रॉट इनटू द इंडस्ट्री टू मीट परमानेंट शिफ्ट ऑफ डिमांड और प्रोडक्ट। ये क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, इसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, तो इसमें हम जितनी भी ज़रूरत की मतलब चीज़ें हैं वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डिमांड को देखते हुए या सप्लाई को देखते हुए। न्यू फर्म्स कैन बी इस्टेब्लिश्ड एंड ओल्ड वन कैन बी क्लोज्ड। सम टाइम लॉन्ग टर्म पीरियड में क्या होता है, न्यू फर्म्स आ जाती हैं, जो पुरानी होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। एग्जिस्टिंग फर्म कैन आल्सो एक्सपेंड और कंट्रैक्ट देयर प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी। जो फर्म्स होती हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को बढ़ा भी सकती हैं, कम भी कर सकती हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस काइंड्स ऑफ सप्लाई इज़ इलिस्ट्रेटेड। अब इसको जो रिलेशनशिप है उन्होंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया इसको। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ फिश 40 है, मार्केट पीरियड सप्लाई 100 है, शॉर्ट टाइम पीरियड 80 है, लॉन्ग टाइम पीरियड 60 है, ठीक है। अब इसमें वो कहना क्या चाह रहा है, इफ़ प्राइस राइज फ्रॉम 80 टू, अच्छा ऊपर इसकी एग्जांपल नहीं दी, ठीक है, 80 to 100 supply is not affected immediately, but in short time period it increase only up to 110. The increase of supply is much greater when time considered is quite long. अब देखिए प्राइस जब हमारे पास 40 थी ना, तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में उन्होंने 80 मतलब चीज़ें सप्लाई किया है, 80 प्रोडक्ट आप कर लें, ठीक है, 80 मतलब उन्होंने प्रोडक्ट सेल किए हैं, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग टाइम पीरियड है उसमें उन्होंने 60 सेल किए हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में उन्हें पता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो जल्दी ख़राब हो जानी है, इससे बेहतर है कि हम 40 रुपये पे ही वो सेल कर दें। लेकिन जो लॉन्ग टाइम पीरियड है ना, जैसे टीवी कार्स, उन्हें पता है कि हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होनी, क्या पता आगे जाके प्राइस बढ़ जाए, और प्राइस बढ़ेगी तो हम डेफिनेटली फिर ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर देंगे। अब जैसी प्राइस 60 होती है तो शॉर्ट टाइम पीरियड में 10% वो और इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, 90 चीज़ें सेल कर दो। लॉन्ग टाइम पीरियड में 20 बढ़ा के वो 80 कर देते हैं। लेकिन जैसे ही 80 प्राइस होती है ना, तो वहाँ पर देखें उन दोनों की जो सेलिंग है वो इक्वल हो जाती है। क्यों? क्योंकि 80 जो सी है वो एक मतलब नॉर्मल प्राइस आ गई है, ठीक है, इस पे वो उन दोनों की लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इक्वल है। फिर जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है उनकी जो सेलिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। आप देखें 80 से 100 अगर प्राइस हुई है ना, तो शॉर्ट टाइम पीरियड में उन्होंने 100 से 110 की है, ठीक है, वो रिस्क नहीं ले रहे। लेकिन जो लॉन्ग टाइम पीरियड है उसमें उन्होंने 20 के हिसाब से इंक्रीज़ किया, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी प्रोडक्ट ख़राब नहीं होनी। उसके बाद जी इन्होंने ये साइड राइट साइड पे उन्होंने ग्राफ दे दिया। प्राइस को उन्होंने वाई एक्सिस पे लिया, क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे लिया। प्राइस के हिसाब से आप अगर 80 वाली प्राइस को देखें ना, तो 80 पे अगर हम देखें तो मार्केट प्राइस, मार्केट पीरियड सप्लाई जो है वो वर्टिकल है, ठीक है। जो शॉर्ट टाइम का है वो बेसिकली हमारे पास ये शॉर्ट पीरियड सप्लाई जो है, ठीक है, ये हमारे पास इसके मार्केट पीरियड सप्लाई के राइट हैंड वाली कर्व है, और फिर उसके साथ लॉन्ग पीरियड सप्लाई है। ये चेंजिंग क्यों है? क्योंकि फिगर्स चेंज हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जी आ जाता है हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हमारे पास क्या है? जिस तरह हमने डिमांड का लॉ पढ़ा है ना, इसी तरह सप्लाई का भी लॉ है। एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। ये रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के दरमियान। सप्लाई हैज़ पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन, जो ऑलरेडी स्टार्ट में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि प्राइस और डिमांड, प्राइस और सप्लाई का जो है वो पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई देखें तो अदर थिंग्स रिमेन द सेम, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज विद राइज इन प्राइस एंड डिक्रीज विद फॉल इन प्राइस। कि बेसिकली अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम वही होगी जो हमने अजम्पशंस पढ़ी थी ना। अब इधर सप्लाई की भी कुछ अजम्पशंस होंगी, ठीक है, उनको वो कह रहा है अदर थिंग्स रिमेन द सेम जब क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीज विद द राइज इन प्राइस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाती है, और जैसे जैसे प्राइस फॉल होती है क्वांटिटी सप्लाई भी फॉल हो जाती है। मतलब ये पॉजिटिव रिलेशन है। Positive relation between price and supply is due to the reason that higher the price the greater will be profit of seller and the greater, वही बात होगी कि पॉजिटिव रिलेशन इस वजह से है कि जब प्राइस बढ़ जाती है तो मतलब जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा चीज़ें सेल करता है। और डिमांड की दफ़ा हमें याद है हमने कहा था कि डिमांड मतलब प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम क्यों हो जाती है? क्योंकि कंज्यूमर कहता है कि शायद प्राइस कम हो जाए और फिर डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली वो चीज़ें लेते हैं जो सस्ती हो, ठीक है, जब सस्ती होती हैं तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है।
ओके जी, लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, शेड्यूल एंड डायग्राम। ओके, सप्लाई शेड्यूल इज स्टेटमेंट ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइस के। सप्लाई शेड्यूल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट क्वांटिटीज़ को जो हम सेल करना चाह रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस पे। शेड्यूल का हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब हम टेबल में फिगर्स को शो करते हैं ना थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको हम शेड्यूल कहते हैं। प्राइस ऑफ एग्स उन्होंने दिया 40, 60, 80, 100, 120। क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड 400, 600, 800, 1000 एंड 1200। देखें पहले प्राइस ऑफ एग कितनी थी 40, तो क्वांटिटी 400 सेल हो रही थी। अचानक प्राइस बढ़ गई, प्रोड्यूसर ने कहा कि मुझे ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो, वो 600 प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही प्राइस 80 होती है तो वो 800 प्रोड्यूस कर देता है, तो प्राइस के साथ साथ वो इंक्रीज़ कर देता है अपनी सप्लाई। उसके बाद जी हमारे पास सप्लाई कर्व है। ये जो कर्व बनी हुई है ये सारी इस टेबल के थ्रू बनी है, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले ली, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ले ली, ठीक है। अब 40 पे 400 है, देखिए 40 पे 400 है उन्होंने अटैच कर दिया, 60 पे 600 है उन्होंने अटैच कर दिया, ठीक है। तो इसको जैसे जैसे अटैच करेंगे तो ये आपके पास सप्लाई कर्व बन जाएगी। अब एक माइंड में चीज़ रखिएगा कि सप्लाई कर्व देखिए हमारे पास मतलब राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे आ रही है, ऐसे ही है। लेकिन जो हमारी डिमांड थी वो हमारे पास बेसिकली लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रही थी। इन दोनों की कर्व को कंपैरिजन ज़रूर करना है आपने, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके जी, इस डायग्राम में वही बात होगी जो आपको बता दिया है। द सप्लाई कर्व इज़ अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट शोइंग अ पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब ये भी आपने माइंड में रखना है कि सप्लाई कर्व क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है, जबकि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड, ठीक है। जो सप्लाई कर्व होती है वो लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड होती है, और जो हमारे पास डिमांड कर्व होती है वो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लिख लेनी है। ओके जी, अजम्पशंस आ जाती हैं इसकी कि लॉ ऑफ सप्लाई तब ही होल्ड करेगा जब इन चीज़ों में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये माइंड में रखना है। अच्छा जी, कास्ट ऑफ इनपुट यूज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, कि बेसिकली जो हम इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं ना, इनपुट्स वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने किस चीज़ की एग्जांपल है, बिरयानी की ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बिरयानी मतलब बनाना चाह रहे हैं तो उसकी इनपुट्स क्या होंगे, ज़ाहिर बात है राइस होंगे, चिकन होगा, बिरयानी मसाला होगा, ठीक है, और बाकी जितनी भी उसमें चीज़ें डलती हैं वो सारे उसके इनपुट्स होंगे। तो वो कहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए, तब लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो होल्ड करेगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर कास्ट मतलब चेंज हो जाती है इनपुट की, उधर से प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, तो सप्लाई कभी भी प्रोड्यूसर इंक्रीज़ नहीं करेगा। वो कहेगा कि भाई इनपुट्स की प्राइस बढ़ गई है, मैं क्यों प्रोड्यूस करूं, मैं क्यों सेल करूं, क्योंकि मुझे तो इसमें प्रॉफिट ही नहीं है। उसके बाद है प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वही हो गया मशीनरी वगैरह के लिए जो मतलब हम उसके पुर्जे शुर्जे यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए उनकी प्राइसेस। कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, राइज ट्रांसपोर्ट का इफेक्ट सप्लाई ऑफ मनी क्वांटिटी, ठीक है। जो कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अगर हम कोई भी चीज़ लाहौर से इधर सेल करने आ रहे हैं तो जो ट्रांसपोर्ट की कास्ट है अगर वो बढ़ जाती है, प्राइस बेशक बढ़ जाए लेकिन हम कभी भी सप्लाई इंक्रीज़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट ही नहीं बचना। तो इसलिए जो कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। टैक्स रेट, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, इधर से प्राइस तो इंक्रीज़ हो गई, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट के चक्कर में चीज़ प्रोड्यूस कर देगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है तो उसका प्रॉफिट तो ना मिला, ठीक है। तो फिर इस चक्कर में वो कहता है कि टैक्स रेट भी चेंज नहीं होना चाहिए। वेज बिल, राइज इन वेज बिल काज फॉल इन सप्लाई, ठीक है, कि अगर हमारे पास वेज बिल मतलब लोगों की जो वेजेस हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो फिर चाहे प्रोड्यूसर जितना मर्जी प्रोड्यूस कर ले लेकिन उसे जो प्रॉफिट आ रहा है वो तो वेज बिल में चली जाएंगी, तो फिर वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये इन चीज़ों में भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिमेन सेम, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो सी हैं वो सेम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए जिससे प्राइसेस मतलब एक्सपेंडिचर जो से प्रोड्यूसर के वो बढ़ जाए, ठीक है, तो वो भी फिर इफेक्ट करता है। तो एक और भी इसमें लॉजिक है कि अगर न्यू टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाती है जिससे कॉस्ट तो कम हो जाती है, ठीक है, और प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी ज़्यादा कर देता है, लेकिन क्या होता है कि प्राइस चेंज नहीं होती, फिर प्राइस चेंज नहीं होगी तब भी वो फ़ायदेमंद तो नहीं ना होगी, तो तब भी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा। उसके बाद है फ्लड्स, वार, ईटीसी, ये सारी चीज़ें भी सेम रहनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है फ्लड्स आ जाते हैं, वार्स आ जाती हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी सप्लाई इफेक्ट होगी, ठीक है। प्रोड्यूसर कभी भी फिर ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसे रिटर्न में पता है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, फ्लड्स है, लोग तो ऑलरेडी बेकार हो गए हैं। नंबर ऑफ सेलर्स, इफ मोर फर्म्स एंटर इन मार्केट मोर क्वांटिटी कम फॉर सेल एग्जिस्टिंग प्राइस सप्लाई इंक्रीज, ठीक है। वो कहता है कि अगर
नंबर ऑफ़ सेलर्स भी जो उनसे है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ़ सेलर इंक्रीज़ हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी मोहल्ले में एक शॉप है, ठीक है, अब प्राइस बढ़ेगी तो वो अपनी कमोडिटी तो बढ़ा देगा, उसे प्रॉफिट होगा, लेकिन वहीं पे अगर कोई दूसरी शॉप ओपन हो जाती है, ठीक है, तो फिर प्राइस ना भी बढ़े ना तो वो सप्लाई तो बढ़ गई ना, ठीक है, क्योंकि दो अब वहाँ पर शॉप्स आ गई हैं, तो इस चक्कर में भी फिर सप्लाई इफेक्ट हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मतलब गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो सेम रहने चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर उनमें चेंजिंग आ जाती है फिर प्राइस या सप्लाई इफेक्ट होती है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, कि फ्यूचर में प्राइसेस क्या होंगी, इसके बारे में भी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो नहीं लगानी चाहिए कंज्यूमर को या प्रोड्यूसर को। वो इसलिए क्योंकि वो समटाइम समझते हैं कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है, या ज़्यादा हो जाएगी, तो उस चक्कर में वो या तो ज़्यादा चीज़ लेके रख लेते हैं या फिर कम। तो ये कुछ अजम्पशंस थी। ओके जी, उसके बाद चेंज इन सप्लाई। अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था डिमांड में चेंज इन डिमांड, ठीक है, अब इसी तरह हम चेंज इन सप्लाई पढ़ रहे हैं। सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स सच एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब वही बात होगी कि सप्लाई ऑफ कमोडिटी भी डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से मतलब चेंज हो सकती है। किसकी वजह से, जो हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, वेदर कंडीशन की वजह से, पॉलिटिकल सिचुएशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, ठीक है। If any factor change, the supply will be affected. Compared to other factor, change in price of commodity are more frequent and immediate cause of change in supply. ठीक है, तो वो कहते हैं कि कोई भी फैक्टर चेंज होगा ना तो इससे हमारी सप्लाई इफेक्ट होगी, लेकिन अगर हम ज़्यादा देखें तो प्राइस के चेंज होने की वजह से सप्लाई ज़्यादा इफेक्ट होती है, तो ज़्यादा प्राइस का रोल है। सो इकोनॉमिस्ट क्लासीफाई द चेंज इन सप्लाई इनटू टू टाइप्स, एक एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है, दूसरी राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई है। ठीक हो गया। अब एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई विच अकर बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ठीक हो गया। अब ये डिमांड के साथ कंफ्यूज नहीं होना आपने, इसको लाजमी आपने अपने माइंड में डिफरेंस रखना है इसका। एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, तब होती है बेसिकली जब हमारे पास प्राइस में चेंज आता है, ठीक है। तो प्राइस में चेंज आने की वजह से जो सप्लाई में चेंज आती है उसको हम मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अदर फैक्टर जैसे राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई है, वो बेसिकली क्या है, विच आर काज बाय फैक्टर अदर देन प्राइस, कि बेसिकली जो अदर फैक्टर्स चेंज करते हैं ना, आपकी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं अदर फैक्टर्स, तो उसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व या फिर राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है। अब मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कब होती है, जब प्राइस में चेंज आता है। शिफ्टिंग अलोंग द सप्लाई कर्व कब होती है, जब किसी भी फैक्टर में चेंज आता है, ठीक है। ओके जी, इसके बाद एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है, ठीक है। इसको सबसे पहले या फिर इसको हम अदर नेम में कहते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस ऑन सप्लाई इज नाउन एंड, मतलब वही बात होगी कि मार्केट प्राइस में चेंज आने की वजह से जो सप्लाई में चेंज आता है उसको एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व कहते हैं। जब प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज मोर क्वांटिटीज ऑफर्ड द सेल, दिस टर्म इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, की जब प्राइस ज़्यादा होगी, ज़्यादा क्वांटिटी सेल होगी या प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो उसको हम एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं। लेकिन जब प्राइस कम होगी, ज़्यादा सप्लाई मतलब नहीं हो पाएगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी, ठीक है, प्राइस भी कम हो गई, तो उसको हम कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन सप्लाई शेड्यूल कर्व रिमेन द सेम। अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व indicate extension in supply while the downward movement shows contraction of supply. This is shown in table and figure. ओके जी, यहाँ पर ये इन्होंने एक टेबल बनाया, प्राइस 6 और 8 ले लिया, क्वांटिटी 100 से 150 ले लिया, ठीक है। जब प्राइस 6 थी तो क्वांटिटी 100 सेल कर रहे थे, जब प्राइस इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी 150 हो गई। अब इसका इन्होंने ये यहाँ पर आपने देखना है, ठीक है, ये ग्राफ बना दिया है। अब इस ग्राफ को जब इन्होंने बनाया है तो यहाँ पर आप देख लें कि जब 6 था तो क्वांटिटी 100 थी, लेकिन जैसे ही प्राइस 8 हुई है तो क्वांटिटी 150 होगी, हमारे पास सप्लाई कर्व बन गया। अब जब हमारे पास ये लेफ़्ट टू राइट मतलब अपवर्ड स्लोपिंग होगी या फिर इसको हम एक्सटेंशन कह देते हैं, और अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ देखें तो वो हमारे पास कंट्रैक्शन होगी। तो एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन को इस तरह एक्सप्लेन करना है। सेम ये ही प्रोसीजर हमने डिमांड में किया था, ठीक है, डिमांड कर्व भी जिस तरह मूवमेंट हो रही थी उसकी। ओके जी, ये सेम वही बातें एक्सप्लेन है। राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई और शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, जो पीछे हमने पढ़ा है वो एक्सटेंशन कंट्रैक्शन या मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व था, जो अब हम पढ़े हैं वो राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई या फिर शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर रहा है। व्हेन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी change not due to change in price but due to some other factors, such factor are cost of production, change in price cost of production tax, the change is called rise and fall of supply। कि बेसिकली जब हमारी सप्लाई में चेंज आता है अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं बल्कि अदर फैक्टर्स की वजह से। अब अदर फैक्टर कौन से हैं, वो टेक्नोलॉजी हो सकती है, वेदर हो सकता है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो चेंजिंग आता है उसको हम कहते हैं राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई। इसको भी यहाँ से जी हम देख लेते हैं।
ये जी हमारे पास प्राइस दी गई है 16, 24, 32 और 40, दो टाइम पीरियड ले लिए हैं। एक 2008 है, दूसरा 2012 है। 2008 में जी हम 600 क्वांटिटी सेल कर रहे थे 16 प्राइस पे, फिर 24 पे 800 कर रहे थे, 32 पे 1000 कर रहे थे, 40 पे 1200 कर रहे थे। फिर जी 2012 में हमने देखा है कि 16 पे 1000 कर रहे हैं, 24 पे 1200 कर रहे हैं, 32 पे 1400 कर रहे हैं और 40 पे 1600 कर रहे हैं। तो मतलब एक सिंपल ये टेबल उन्होंने दे दिया, इसमें ये वैल्यूज़ आपने खुद अज्यूम करनी है। ठीक है, ज़ाहिर बात है 2008 में महंगाई नहीं होगी। ठीक है, प्राइसेस बेशक उन्होंने सेम रखी हैं। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी इतनी हम सेल कर रहे थे। 2012 में टेक्नोलॉजी आ गई, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो हम ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी इसका हमने दो कर्व बना लेने हैं। ठीक है जी, एक हमने 2008 के हिसाब से बनाना है और दूसरा 2012 के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए 2012 वाला हमने एक बनाया, ठीक है, और उससे राइट साइड पे जो हमने मूव किया वो हमारे पास, मुझे यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन जो राइज हुआ है वो 2012 वाला है। ठीक है, ये जो एस वाला है ना, एस ये वाला, ये ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है, ये 2008 वाला है। ठीक है, अब 2008 के सारे फिगर्स मिला के आपने ये कर्व बनाना है, फिर 2012 वाले फिगर्स मिला के ये कर्व बनाना है। तो मतलब हमारे पास राइट वर्ड पे मतलब वो शिफ्ट हो रही है कर्व, तो इसका मतलब है वो राइज इन सप्लाई है। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड पे होती तो वो फॉल इन सप्लाई है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, एमसीक्यूज में सम टाइम फॉल और राइज या लेफ्ट और राइट की बात होती है, तो फिर वहाँ पे हमें समझ नहीं आती कि इसका मतलब क्या है, फिर वहाँ पे हमें ग्राफ बना के उसको रिवाइज करना पड़ जाता है। ओके जी, फिर उसके बाद अब फॉल वाला इन्होंने बनाया, सबसे पहले 2012 वाला बना लिया। ठीक है, फिर 2008 वाला बना लिया। ये अब इस जगह पे ना ये 2000, ये जो मैंने जूम किया है ना ये वाला, ये 2008 वाला है, सॉरी 2012 वाला है। और जो S2 है ना वो हमारे पास 2008 वाला है, क्योंकि इसमें फॉल हो रहा है, तो ये हमारे पास फॉलिंग को शो कर रही है लेफ़्ट और राइट। ओके जी, इसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग सप्लाई और सप्लाई शिफ्टर्स। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को शिफ्ट मतलब करने के लिए रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मतलब अब ये हमारे पास शिफ्टिंग सप्लाई कर्व है ना, ये जो हमने ये दो पढ़ी हैं, ये शिफ्टिंग सप्लाई कर्व है। अब ये शिफ्टिंग क्यों होती है उसका रीज़न हम देख रहे हैं। कास्ट ऑफ इनपुट लाइक रॉ मटेरियल एंड वेजेस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ज़ाहिर बात है 2008 में कास्ट ऑफ इनपुट्स और थे, 2012 में और होंगे, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाती है। टेक्नोलॉजी सप्लाई, अब वो शिफ्ट राइज भी हो सकती है, फॉल भी हो सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी सप्लाई, ज़ाहिर बात है टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, सप्लाई शिफ्ट हो सकती है। फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट की प्राइसेस में चेंज आ सकता है, उसकी वजह से भी शिफ्ट हो सकती है। टैक्सेशन की वजह से हो जाती है, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा दे। ये सारे फैक्टर अब वही हैं जो हम अजम्पशंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, वेदर कंडीशन, क्योंकि हमने कहा था कि अगर ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता है, अगर इनमें से कोई भी चेंज हो जाती है तो फिर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा। तो ज़ाहिर बात है इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज होता है तो हमारी जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी। वार को भी डिस्कस कर चुके हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को भी कर चुके हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, ज़ाहिर बात है अगर एक चीज़ की प्राइस में चेंज आता है तो वो दूसरी चीज़ की सप्लाई को भी इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये उस हवाले से है। नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर, ज़ाहिर बात है अगर मार्केट में ज़्यादा प्रोड्यूसर एंटर हो जाते हैं तो उससे भी हमने स्टार्ट में कहा था कि सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी इफेक्ट होगा लॉ ऑफ सप्लाई। फिर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, इसके वाले से भी हम बात कर चुके हैं। ओके जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उस टाइम हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ने जा रहे हैं। लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इकोनॉमिस्ट हैव डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता क्या है, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस, के प्राइस की चेंज की वजह से जो चेंज इन के प्राइस में चेंजिंग की वजह से या क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंजिंग आती है उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, व्हेन अ स्मॉल राइज इन प्राइस काज अ लार्ज एक्सपेंशन इन सप्लाई और व्हेन अ डिक्रीज इन प्राइस, ज़ाहिर बात है कि जब ज़्यादा प्राइस में चेंज आएगा तो ज़्यादा सप्लाई में चेंज आएगा, जब कम प्राइस में चेंज आएगा तो सप्लाई में चेंज भी कम आएगा। इसका फार्मूला दिया गया है। अच्छा, ये हम सोल्डर लाइन पढ़ लेते हैं। ऑन द अदर हैंड द सप्लाई शोज लिटिल वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस, द सप्लाई इज नाउन एज इन इलास्टिक। के अगर हम कहते हैं कि सप्लाई में थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक है, प्राइस में चेंज आने की वजह से, तो उसको हम कहते हैं कि सप्लाई हमारी इन इलास्टिक है। अगेन रिपीट कर देते हैं कि अगर सप्लाई में हमारा बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आता है प्राइस में चेंजिंग आने की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन इलास्टिक सप्लाई कहते हैं।
ओके जी, फिर उसके बाद इसका फार्मूला दे गया है, वो आपने याद कर लेना है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में भी ये जो साइड पे लिखा है डेल्टा क्यू एस वाला, और इसको वैसे थ्योरेटिकल फॉर्म में भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसके बाद इसका एक और मतलब जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो ये है, ई इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ओवर पी। और जी उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये डेल्टा क्यू क्यू डेल्टा पी पी ये क्या चीज़ें हैं, ये साथ उन्होंने मेंशन कर दिया कि चेंज इन क्वांटिटी है, ओरिजिनल क्वांटिटी है, ठीक है, चेंज इन प्राइस है और ओरिजिनल प्राइस है। अब वो कहते हैं व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज़ मेजर, जब हम सप्लाई मतलब किसी भी कमोडिटी की सप्लाई की इलास्टिसिटी मेजर करते हैं ना, तो वहाँ पर 5 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं। वो 5 पॉसिबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? ज़ीरो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, और इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी, और बाकी जो आगे आएंगी वो हम देख लेंगे। ओके जी, जीरो इलास्टिसिटी क्या होती है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई इज इक्वल टू जीरो व्हेन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी रिमेन फिक्स्ड एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय वेरिएशन ऑफ प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सेड टू बी इक्वल टू जीरो। कि जब हमारी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता लेकिन हमारी प्राइस चेंज हो जाती है, तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लें, प्राइस चेंज हुई है 3 से 4 हो गई है, लेकिन क्वान्टिटी हमारी सेम रही है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने क्लियर रखना है। इसके अलावा इसको उन्होंने फार्मूला में पुट कर दी है, इसकी वैल्यूज़ वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ खुद ही अज्यूम की हैं उन्होंने। ओके, इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, इफ़ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज़ लेस देन द परसेंटेज इन प्राइस चेंज इन प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ विल बी लेस देन यूनिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी तब होती है जब हमारी सप्लाई में जो चेंज आता है वो लेस देन चेंज इन प्राइस आए, ठीक है। इन सिंपल वर्ड कि प्राइस में हमारा मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ एग्जांपल से आपको समझ आएगी कि प्राइस में चेंज आई है 2 से 4, मतलब 2 रुपये हमारे बढ़े हैं, ठीक है, प्राइस के। लेकिन क्वांटिटी में कितनी चेंज आई है? 50 से 55। क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी सी चेंज हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन प्राइस पूरे 2 रुपये चेंज हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी क्वांटिटी में बिल्कुल नॉर्मल सा चेंज आए, लेकिन अगर आपकी प्राइस ज़्यादा चेंज हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। या फिर इसको इस तरह भी आप कह सकते हैं कि चेंज परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज़ लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके जी, अच्छा जी, इसमें लेस इलास्टिक का भी उन्होंने बता दिया और मोर इलास्टिक का बताया। मोर इलास्टिक का भी आपको बता दें कि जब हमारी प्राइस में चेंज आती है, ठीक है, लेकिन हमारी क्वांटिटी में प्राइस से ज़्यादा चेंज आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम यार यहाँ पर जूम करते हैं ना तो समझ आएगा। ये मोर इलास्टिक वाला टेबल आप देखें ना कि प्राइस 2 से 4 हुई है, मतलब प्राइस 2 रुपये बढ़ी है, लेकिन क्वांटिटी 50 से डायरेक्ट 200 हो गई है, 150 क्वांटिटी बढ़ी है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जब हमारी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आए लेकिन हमारी प्राइस में कम चेंज आए, ठीक है, या प्राइस की निस्बत क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आए, तो उसको हम कहते हैं मोर इलास्टिक। और लेस इलास्टिक कब होती है? जब हमारी प्राइस में ज़्यादा चेंज आए और क्वांटिटी में नॉर्मल सा चेंज आए। तो ये उन्होंने इसका ग्राफ बना दिया कि लेस इलास्टिक का ग्राफ कैसे होता है और मोर इलास्टिक का ग्राफ कैसे होता है। और ये फिर वैल्यूज़ उन्होंने अज्यूम करके इसको फार्मूला में पुट कर दी हैं। ओके जी, उसके बाद इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी, खैर ऊपर हमने कौन सी की है? अच्छा, ऊपर लेस देन यूनिटी की है। अब हम इक्वल टू यूनिटी वाले करते हैं। इफ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर दोनों में इक्वली चेंज आता है सप्लाई और प्राइस में, तो उसको हम कहते हैं इक्वल टू यूनिटी, मतलब वो इक्वल टू 1 है। अब प्राइस देख लें 2 से 3 हुई है, तो क्वांटिटी 100 से 150 हो गई है, ठीक है। तो इक्वल चेंज आया, क्योंकि प्राइस में देखें 2 से 3 मतलब 1 रुपये का चेंज आया, और क्वांटिटी देखें 100 से या तो 200 होती तो मतलब ओके था, लेकिन 100 से वो 150 हुई है, ठीक है, मतलब उसका इक्वल चेंज आया। इसी की वैल्यूज़ भी सिंपल उन्होंने अज्यूम करके वही टेबल वाली यूटिलाइज करते हुए फार्मूला में पुट कर दिए। इलास्टिसिटी मोर देन यूनिटी, इफ़ परसेंटेज चेंज इज सप्लाई इज़ ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्वांटिटी विल बी मोर देन 1, ठीक है। कि जब हमारे पास क्वांटिटी में जो चेंज आता है वो ज़्यादा हो प्राइस में, प्राइस की निस्बत, ठीक है। इन सिंपल वर्ड दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब हमारी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आए प्राइस की निस्बत, तो उसको हम कहते हैं वो इलास्टिसिटी मोर देन यूनिटी है। अब हमारे पास लास्ट है इन्फिनिटी इलास्टिसिटी, व्हेन एन एक्सट्रीमली स्मॉल राइज इन प्राइस लीड्स टू इनफिनिट एक्सटेंशन इन सप्लाई, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सेड टू बी इन्फिनिटी। इसको हम किस तरह कह सकते हैं कि जब हमारे पास प्राइस में बिल्कुल स्मॉल चेंज आए लेकिन हमारी जो सप्लाई है उसमें बहुत ज़्यादा आए, इन्फिनिटी चेंज आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास इन्फिनिटी इलास्टिसिटी है।
ओके जी, उसके बाद ज्योमेट्रिकली बाय द दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी एस्टिमेट। इसमें हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकली भी इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू जीरो है। इन दिस केस द सप्लाई कर्व विल बी वर्टिकल स्ट्रेट। अब इसमें ना उन्होंने जस्ट शेप्स बताई हुई हैं ज्योमेट्रिकली कि जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू जीरो होता है तो इसकी शेप वर्टिकल होती है। ये जो एस वाली शेप है ना, ये वर्टिकल है, बिल्कुल स्ट्रेट। फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब लेस देन 1 होती है तो ये जो शेप होती है ये हमारे पास कौन सी होती है, इफ़ द सप्लाई कर्व इज एक्सटेंड विल टच एक्स एक्सिस। इसमें सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस को टच कर देती है। ठीक है, तो ये आपने कुछ चीज़ें रट्टे वाली होती हैं तो इसको आपने रट्टा मार लेना है। ठीक है, क्योंकि ये शेप्स टू द पॉइंट याद करनी पड़ेगी। अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 होती है तो क्या होता है इसका, इसमें हमारे पास बेसिकली विल पास थ्रू द ओरिजन। इसमें हमारे पास ओरिजन ये होता है हमेशा। ठीक है, ये जो ज़ीरो होता है ना, ये ओरिजन होता है डायग्राम का। तो इसमें हमारे पास जो सप्लाई कर्व है वो रीजन से स्टार्ट हो रही होती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसमें क्या होता है, विल बी ग्रेटर देन 1, तो हमारी जो सप्लाई कर्व है ना वो वाई एक्सिस को टच करती है। लेस देन 1 में एक्स एक्सिस को, ग्रेटर देन 1 में वाई एक्सिस को टच कर रही है। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू इन्फिनिटी, इसमें क्या होता है कि हमारी जो इलास्टिसिटी है वो या फिर सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वाली। ठीक है, एस वाली। और वर्टिकल किस में होती है, स्टार में हमने देखा इक्वल टू जीरो के, और इन्फिनिटी में क्या होती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ओके जी, उसके बाद इक्वेशन ऑफ सप्लाई है। इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन ऑफ सप्लाई। फंक्शनल इक्वेशन ऑफ सप्लाई शोज द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल। वही सप्लाई वाली बात होगी। ठीक है, कि इसमें हम बात करते हैं मार्केट प्राइस की और क्वांटिटी जो सेल कर रहे हैं। फॉर इकोनॉमिक थ्योरी वो नो सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन, 3 मेथड हैं। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सप्लाई ऑफ कमोडिटी है वो डिपेंड करती है मेथड ऑफ प्रोडक्शन पे, सेल प्राइस पे और प्राइस ऑफ इनपुट्स पे। इसको हम कुछ इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी क्योंकि हमने फंक्शनल इक्वेशन बनानी है तो क्यू हमारे पास शो कर रहा है क्वांटिटी को इक्वल टू एफ, ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया हुआ है फंक्शन को, ब्रैकेट में एम हमारे पास मेथड ऑफ प्रोडक्शन, पी हमारे पास सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और पी आई हमारे पास प्राइस ऑफ इनपुट्स को शो कर रहा है। तो ये हमने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बना ली है। और क्वांटिटी की हवाले से एक और चीज़, जैसे डिमांड में हमने आपको बताया था कि डिमांड का जो इक्वेशन थी ए माइनस बी पी। ठीक है, अब जो सप्लाई की इक्वेशन है वो है क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी पी, ये चीज़। ठीक है, ए प्लस बी पी क्यों है, प्लस इसलिए क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है क्वांटिटी और प्राइस का। अगर इसमें माइनस आ जाता है ना, जैसे डिमांड इज इक्वल टू, सॉरी, क्वांटिटी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी, माइनस मीन्स कि ये डिमांड की बात हो रही है, प्लस मीन्स ये सप्लाई की बात हो रही है। और सप्लाई का फंक्शन क्यू एस इक्वल टू एफ इंटू पी। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। शेड्यूल ऑलरेडी हमने कहा था कि जो हम टेबल में शो करते हैं वो सप्लाई शेड्यूल होता है, और कर्व में मतलब जो ग्राफ हम बना देते हैं वो हमारे पास सप्लाई कर्व होती है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब देखिए, जैसे जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जा रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले मतलब चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें वो फिर मुश्किल नहीं हो रही। हाउ टू गेट फंक्शनल इक्वेशन ऑफ सप्लाई। अब ये उन्होंने बेसिकली बताया हुआ है कि ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में है कि हम जो सप्लाई की, हाउ टू गेट फंक्शनल इक्वेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई की जो इक्वेशन है, ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन है, उसको किस तरह हमने बनाया है। ठीक है, मतलब जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी पी, ठीक है, वो किस तरह आई है, वो बेसिकली इस तरह आई है। पहले हमने ये फार्मूला लिखा है, क्यू माइनस क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई पी टू माइनस पी वन इंटू पी माइनस पी वन। इस फार्मूला को लिखते हुए फिर हमने पी और क्यू की वैल्यू एज्यूम की है, फिर इसको पुट करते गए हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। ठीक है, दिस इज़ लीनियर इक्वेशन ऑफ सप्लाई। अब ये भी याद रखना है आपने, ठीक है, कि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ सप्लाई है क्योंकि इसकी कोई भी ऊपर पावर नहीं है ना। ओके जी, फाइनली चैप्टर हमारा मेरे ख्याल में एंड हो चुका है। ये सप्लीमेंट्री नोट्स हैं। ठीक है, इसमें वही सारी एक्सरसाइज वाली चीज़ें रिपीट हुई हुई हैं। तो ये चैप्टर हमारा छोटा सा भी था कुछ, और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी थी जो हम ऑलरेडी डिमांड वाले में एक्सप्लेन कर चुके थे, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। ये एक्सरसाइज है, इसको आपने देख लेना है। ओके, और जी इसके बाद ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपने डेफिनेशंस के तौर पे कर लेनी है, इनके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, और फिर ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्टिव को आपने देख लेना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपने चैप्टर का मतलब अच्छे से लेक्चर सुना है, कंसीडर किया और उसको अच्छे से समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारा 6 चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम एंड डिटरमिनर्स ऑफ मार्केट प्राइस। तो ये जी हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और ऑलरेडी हम 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज फाइनली 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं।
तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।